तो लास्ट टाइम में अपन ने बात की थी कोरियोलिस इफेक्ट की, कि ये कोरियोलिस जो प्रभाव है, जो बल है, इफेक्ट है, ये क्यों जनरेट होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन इफेक्ट। हमारी पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पे, उसके कारण जो कोई भी गतिशील वस्तु है स्वतंत्र रूप से, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंडिपेंडेंटली, कि जैसे बंदूक की गोली है, हवा है, धाराएं हैं, वो अपनी मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, और इस प्रभाव को हम कोरियोलिस प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये घूर्णन गति का एक प्रभाव है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रभाव है इसका घूर्णन गति का ही, वो लिखवा दिया जाए, चुंबकीय बल वाला और ज्वार वाला लिखवा दिया। हाँ, तो बस ये सारे जो इसके इफेक्ट हैं ये आपके रोटेशन इफेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, और वो आता है रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। दूसरी गति है पृथ्वी की परिक्रमण गति। रिवॉल्यूशन कहते हैं इसको। देखो, यह पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहलाती है। यह गति पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहलाती है। पहले वाली थी दैनिक, घूर्णन गति को हम कहते हैं दैनिक गति, और ये कैसी है? वार्षिक गति। ठीक है, देखो इस गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसकी अवधि 365 सही 1/4 दिन होती है। इस अवधि को एक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस अवधि को एक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यह गति भी सदैव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, यह गति भी सदैव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, अथवा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। तो दोनों गतियां हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ पूरा साल चक्कर लगता है, तब ये 1/4 डे है, ये हर 4 साल में बढ़कर 1 दिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 1/4 × 4 बराबर क्या हो गया? 1 दिन। तो 1 दिन हो जाता है हर 4 साल में, और उसको अपन क्या कहते हैं? लीप ईयर या अधिवर्ष। उसमें हम फरवरी को क्या कर देते हैं? 29 दिन का कर देते हैं। तो ये 29 दिन का जो एडजस्टमेंट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये पृथ्वी की जो गति है ये इसकी वार्षिक। अब इसमें क्या होता है कि आपको कई बार कंफ्यूज क्या होता है शब्दों में, ये परिक्रमण है, एक है परिभ्रमण। रोटेशन या घूर्णन को ही कहते हैं परिभ्रमण। तो ये दोनों कंफ्यूज करेंगे आप। तो इसका अच्छा तरीका क्या है कि अपन मंदिर के चारों परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा पथ कहलाता है ना, कि भाई मूर्ति है उसके चारों तरफ अपन चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा। तो ऐसे ही पृथ्वी परिक्रमण, कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो वो गति क्या कहलाएगी? परिक्रमण। तो कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। अब इसका प्रभाव क्या है, तो लिखो प्रभाव। इसका प्रभाव होगा ऋतु निर्माण, सीजन फॉर्मेशन या ऋतु निर्माण।
कि जब सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाएगी तो ऋतुओं में परिवर्तन आएगा। अब कैसे आएगा उसको आप देखें। ये सन है, ये 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब अर्थ यूँ चलती है। अब जब पृथ्वी इस तरफ रहेगी तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो सूर्य किरणें सीधी कहाँ आ रही है, कर्क रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। सेम जब पृथ्वी घूम के इधर चल जाएगी तो यही किरण कहाँ जाएगी, मकर रेखा पे, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी, उत्तर गोलार्ध दूर चले गया इसलिए सर्दी हो जाएगी। इस स्थिति में पृथ्वी हमेशा बीच में हिट करेगी, इन दोनों स्थिति में। तो यहाँ पे बसंत रहेगा, यहाँ पे रहेगा शरद। ठीक है, ये कंडीशन है 21 जून, ये है 22 दिसंबर, ये 21 मार्च, ये 23 सितंबर। अब अगर हमारी पृथ्वी पे अक्ष झुका हुआ नहीं होता और हमारे अर्थ का एक्सिस सीधा होता तो चाहे पृथ्वी कितनी घूम ले उसमें सीजन कभी भी चेंज नहीं होता। तो सीजन चेंज होने के लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, अक्षीय झुकाव, और सेकंड ये गति। ये दोनों चीज़ें होंगी तभी ऋतु होगा। इसलिए अभी किसी एग्जाम में आया कि पृथ्वी पर ऋतु निर्माण के मुख्य कारण हैं, तो सेम ऐसे आया, पृथ्वी की परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, दोनों। एकदम से परिक्रमण गति देखकर खुश, नीचे पढ़ाई नहीं और टिक लगा दी तो गलत हो जाएगा। तो ये डायग्राम बना लो फटाफट, फिर आगे चलें। यही रहेगा, चाहे घूमे कितनी, झुकाव यही रहेगा, वो चेंज नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो स्थितियां आ गई वो दो स्थितियां हो गई क्रिएट हमारी। ठीक है, एक जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं सक्रांति, सॉल्स्टिस। नीचे हेडिंग डालो, सक्रांति अवस्था, सॉल्स्टिस कंडीशन। सक्रांति अवस्था क्या होती है, अगर हम उसको परिभाषा में बांटें
व्हाट इज सॉलिस्टिस कंडीशन? हाँ, तो इसको शब्दों में बांटेंगे तो लिखेंगे कि जब सूर्य भूमध्य रेखा से सबसे दूर चमकता है, लिखो आप कि जब सूर्य भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूरी पर चमकता है तो इस स्थिति को सक्रांतीय अवस्था कहा जाता है। भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूरी पर चमकता है तो इस स्थिति को सक्रांतीय अवस्था कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक दूरी पे मतलब या तो कर्क रेखा पे और या मकर रेखा पे, इससे दूर नहीं जाएगा कभी भी सूर्य, उसकी अंतिम सीमा कर्क और मकर रेखा है। ठीक है, तो अब उसमें पहली कंडीशन कौन सी हो गई, ये वाला, और ये कहलाती है, हमेशा नंबर फर्स्ट डाल के लिखो इसमें, ग्रीष्म सक्रांति। पहली स्थिति आएगी सक्रांति में, ग्रीष्म सक्रांति नंबर फर्स्ट। और ब्रैकेट में लिख लो 21 जून। देखो इस स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर, इस स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य की अधिकतम किरणें किधर आ गई, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आ गई क्योंकि सूर्य किरणें ज़्यादा आ गई। वहीं दक्षिणी गोलार्ध दूर रह गया तो इससे सूर्य किरणें कम पहुंची तो सर्दियाँ आएंगी। समझ आ गया? लिखो यह दिन, इसी में लिखना, यह दिन कौन सा, 21 जून। हाँ, तो यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। इसलिए मैंने लिखा था आपको कि मैंने कहा था कि 66.5 डिग्री जो आर्टिक रेखा है, इसी दिन उस पर दिन की अवधि कितनी आती है, 24 घंटे की। लिखवाया था ना कि जैसे नॉर्वे को उगते सूर्य का देश इसलिए कहा गया वहाँ पर, क्योंकि नॉर्वे वहाँ पर अवस्थित था। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में जितने भी क्षेत्र होंगे उन सभी में दिन की अवधि बढ़ जाएगी। जैसे अपने राजस्थान में सर्दियों में सूर्यास्त अपने 5:30 पे हो जाता है और इस स्थिति में 7:30, तो 2 घंटे का अंतर तो अपने आ गया, तो अपने दिन की अवधि कितनी हो जाती है, 14 घंटे की हो जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे दिन बढ़ता चला जाएगा और ध्रुवों तक जाते जाते 6 महीने का दिन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति संक्रांति में है, वो कहलाती है शीत संक्रांति। ये तो थी ग्रीष्म, अब है शीत संक्रांति। विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं इसको, शीत संक्रांति। वही डेट डाल दो 22 दिसंबर, ये वाली कंडीशन 22 दिसंबर।
देखो इस स्थिति में सूर्य, स्थिति में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, सेम इसी की तरह अब पृथ्वी यहाँ यूँ थी, यूँ घूम के इधर यूँ आ गई, तो अब इधर तो उत्तरी गोलार्ध चले गया, दक्षिणी गोलार्ध इधर है गया, तो सारा लाइट यहाँ आ रही है, तो इसलिए यहाँ तो हो गया गर्मी और अपन इससे दूर हो गए तो इसलिए हो गई सर्दी। ठीक है, तो सक्रांति दो स्थिति में आपको ये तारीख और इनकी कंडीशन ये दोनों आपको याद रखनी है। दूसरी अवस्था कहलाती है विषुव। सेकंड सिचुएशन इसमें बनेगी विषुव या इक्विनॉक्स कंडीशन कहते हैं इसको, विषुव अवस्था। लिखो वह अवस्था जब पृथ्वी पर, जब वह अवस्था जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन तथा रात बराबर होते हैं। दिन तथा रात बराबर होते हैं, विषुव अवस्था कहलाती है। विषुव अवस्था कहलाती है। इस स्थिति में सूर्य, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो जब सूर्य भूमध्य रेखा पे आएगा, जैसे ये इक्वेटर है, यहाँ सीधा चमकेगा तो आधा लाइट इधर जाएगी, आधी लाइट इधर। तो इसलिए लाइट क्योंकि दोनों गोलार्धों में इक्वल गई है, तो इसलिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक दिन और रात बिल्कुल बराबर, अर्थात 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। ये स्थिति केवल पृथ्वी पर 2 ही दिन आती है, 365 में से केवल 2 दिन। कब कब? ठीक है, तो इसमें पहली स्थिति आएगी बसंत विषुव, 21 मार्च, और दूसरी शरद विषुव 23 सितंबर। तो 2 तारीख लिख लो इसमें बस। मतलब 6 महीने दिन और 6 महीने रात कब होगी? इस स्थिति में। लेकिन जैसे ये 2 स्थिति आएंगी तो वहाँ भी 1 दिन 12 घंटे रात
और 12 घंटे दिन रहेगा। फिर उसके बाद दिन धीरे धीरे छोटे या लंबे होना चालू हो जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी पूरी पृथ्वी पे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये केवल इसे 2007 में यही क्वेश्चन आरएस में आया और उसमें पूछा शरद विषु किस तारीख को होता है, तो 23 सितंबर। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन जो होते हैं वो किस तारीख से किस तारीख के मध्य होते हैं, तो तारीख क्या होगी? कि 6 महीने का दिन उत्तरी ध्रुव पे होगा तो उसकी स्टार्टिंग और एंड क्या होगा? तारीख बताओ। 21 मार्च से 23 सितंबर। और रात, बस ये ध्यान रखना है, यहां से स्टार्ट होता है 6 महीना और यहाँ खत्म। जल्दबाजी में अपन लोग क्या कर देते हैं, जब डेट पूछते हैं ना 6 महीने, तो हम 21 जून से स्टार्ट करके 22 दिसंबर तक ले जाते हैं। ये गलत हो जाता है। ये वो फेज है कि 21 मार्च से 23 सितंबर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने की रात दिन, ठीक है। और फिर यहाँ से रात स्टार्ट होगी, यहाँ तक आके रात, फिर यहाँ से दिन। तो तारीख हमेशा यहाँ से चेंज होगी। समझ आ रहा है? तो ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि उत्तरी ध्रुव पर होने वाले 6 महीने किस तारीख से किस तारीख के मध्य रहते हैं, तो हमेशा 21 मार्च से 23 सितंबर। और अगर रात पूछे तो 23 सितंबर से 21 मार्च। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा एस्पेक्ट भी यही समझते हैं कि देखो ये पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है साथ साथ सभी जगह। लाइट जो है वो पृथ्वी को बराबर बांटती है। अब ये हिस्सा रात, ये हिस्सा दिन। अब यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हमेशा रात में रहेगा चाहे पृथ्वी कितना ही घूम ले, और यही चीज पलट के यहाँ जाएगी तो ये रात। अब ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल दिन में रहेगा चाहे पृथ्वी कितनी घूम ले, है ना। तो ये अक्षीय झुकाव जो पृथ्वी पर दिन और रात के डिफरेंस को वेरिएट करता है वो अक्षीय झुकाव है। तो अगर कभी आ जाए कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं है, उसका एकमात्र कारण क्या है, तो अक्षीय झुकाव। यही अगर अक्ष सीधी होती यूं तो फिर लाइट बराबर ही बढ़ती चाहे पृथ्वी कितनी घूम ले। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपको आते हैं एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन और गलत हो जाता है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय समय मध्याह्न रेखा। अच्छा, इसमें एक एक चीज और देख लेना, एक मिनट हेडिंग में डालना है। अब ये जो सन का मूवमेंट है ये हमको इस तरह से देखने को मिलता है। ये 0 डिग्री कर्क रेखा, इसमें यहाँ 21 मार्च, यहाँ से सूर्य चला यहाँ 21 जून, फिर यहाँ से वापस आया 23 सितंबर, फिर यहाँ से यहाँ गया 22 दिसंबर, फिर यहाँ आया 21। तो ये उसका एक, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन ऑफ सन, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना। होता नहीं है सूर्य, वो तो स्थिर है, पृथ्वी के झुकाव के कारण ही हमको ये चीज़ आभास मिलता है कि हमको लगता है कि सूर्य पहले विषुवत रेखा पे चमक रहा था, अब करके अब इस समय ये जो आज का जो टाइम चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं आपसे पूछेंगे डेट वाइज
कि सूर्य उत्तरायण की अवस्था कौन सी है, किस तारीख से किस तारीख तक होती है, तो 21 मार्च से 21 जून, केवल इतनी उत्तरायण रहेगी। और अगर आप पूछे तो सूर्य की दक्षिणायन अवस्था कहाँ तक, हाँ, यहाँ से फिर ये काउंट नहीं करेंगे हम 21-23 सितंबर से ये वाली जो स्टेज है केवल इसको कहेंगे दक्षिणायन। समझ आ गया? तो ये डेट्स पूछते हैं आपसे कि उत्तरायण कब होता है, दक्षिणायन कब होता है। जनरली स्टूडेंट दक्षिणायन में ये भी कहा कि 21 जून से 22 दिसंबर की डेट दक्षिणायन, तो ये तो वापिस अपनी अवस्था में लौटने की अवस्था है। अब अपनी गर्मी इस समय क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी इस स्थिति में चल रही है कि धीरे धीरे हमारा जो कर्क रेखा है वो सूर्य के सामने पास आ रही है, तो इसलिए गर्मी धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही है। अब 21 जून को हमारे भारत के बिल्कुल सूर्य सीधे चमक जाएगा, तो चारों तरफ गर्मी गर्मी है। समझ आ रहा है? क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, अंतर्राष्ट्रीय समय मध्याह्न रेखा। वो बेसिकली क्या है, वो गलत बोलते हैं। मकर संक्रांति जो है वो खगोलीय है, उसमें क्या है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। संक्रांति का मतलब क्या होता है, बीच की अवस्था। तो जब सूर्य जो है हमारी पृथ्वी जो घूमती है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो अलग अलग तारामंडलों के पास से निकलती है, तो उन तारामंडलों को राशि वाइज माना गया है। जैसे अपन कहते हैं मीन राशि, मकर राशि, तुला राशि, तो वो जो अपन मकर संक्रांति कहते हैं वो उस अवस्था की है, वो भौगोलिक नहीं है वो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, समय मध्याह्न रेखा क्या होती है ये बता सकते हो? कभी नाम सुनाओ, जिसको अपन देसी भाषा में कहते हैं ग्रीनविच रेखा, तो क्या होती हो? और तो देखो आप इसमें लिखो कि संपूर्ण विश्व स्तर पर समय को व्यवस्थित करने के लिए, संपूर्ण विश्व स्तर पर समय को व्यवस्थित करने के लिए इस रेखा का निर्धारण, इस रेखा का निर्धारण 1884 में, 1884 1884 में वॉशिंगटन सम्मेलन, वॉशिंगटन सम्मेलन में किया गया। वॉशिंगटन सम्मेलन में किया गया। इस सम्मेलन में 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय मध्याह्न रेखा स्वीकार किया गया। अब देखो क्या हुआ
कि जब एरोप्लेन युग स्टार्ट हुआ, जिससे लोग बहुत तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगे, तो जब जाने लगे तो हमारी पृथ्वी पर जो विस्तार है इसका पूर्व से पश्चिम का, उसके कारण समय में अंतर आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पे एक साथ तो सूरज आता नहीं है, कब कहीं पे दिन होगा, कहीं पे रात होगी, कहीं सुबह होगी, कहीं पे शाम होगी। तो इस समय को कैसे मैनेज करें कि जिससे विश्व स्तर, हम इसको ठीक नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी जब तक पृथ्वी है, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस मैनेज के लिए हमको एक ऐसी बेस लाइन बनानी थी जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व के समय को हम देख सकें। जैसे अपन तुलना करते हैं ना, ये मीठा है, अब ये कोई शब्द नहीं है कि ये मीठा है, शब्द क्या होगा, ये इससे मीठा है, तुलनात्मक रूप से। तो समय भी हम किससे तुलना करेंगे, किसी एक आधार से। तो वो आधार रेखा क्या बनाई गई, 0 डिग्री की देशांतर रेखा, कि जो हमारी पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों से बांट रही है, ये 0 डिग्री, इसको हमने क्या किया, पूरे विश्व स्तर पर एक समय रेखा मान लिया गया। ठीक है, यद्यपि ये कहना गलत है, अगर कभी पूछा जाए कि इसी को क्यों माना गया, तो ये आंसर गलत है कि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। हर देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। कोई भी देशांतर रेखा से आप काट के देख लो, वो इस बॉल हमेशा 2 इक्वल पार्ट में ही कटेगी। लेकिन ये इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल, कि उस समय इंग्लैंड, फ्रांस विश्व शक्तियाँ थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कराया। इसमें पीछे कोई ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। ठीक है, आगे लिखो। इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह रेखा लंदन शहर के समीप अवस्थित ग्रीनविच नगर से होकर निकलती है। लंदन शहर के समीप अवस्थित ग्रीनविच नगर से होकर गुजरती है। तो क्योंकि ये ग्रीनविच सिटी से निकल रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ग्रीनविच लाइन। वहाँ पे एक विश्व की सबसे प्राचीन वेधशाला है जिसका नाम है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो उस ऑब्जर्वेटरी पे से लाइन निकलती है, तो वो एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ क्या किया कि उस ऑब्जर्वेटरी की बिल्डिंग को काट दिया गया बीच में से, और पेंट से वाइट कलर की लाइन ड्रॉ की हुई है, और उस पर लिखा हुआ है ग्रीनविच। तो पहले तो फिर भी लोगों को इतना नहीं था, आजकल तो सेल्फी युग है, जो सब मरते हैं कि लाइन ऑफ ग्रीनविच पे सेल्फी ली हमने, तो उसमें पीछे बोर्ड लगा हुआ है। और ये लाइन है जो इंटरनेशनल लाइन के रूप में। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इस रेखा से पूर्व की ओर जाने पर, इस रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय में वृद्धि की जाती है। समय में वृद्धि की जाती है। ब्रैकेट में लिखो 4 मिनट प्रति 4 मिनट समय वाला, 4 मिनट प्रति देशांतर रेखा। ठीक है, तथा इस रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर, तथा इस रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी दर्ज की जाती है। समय में कमी दर्ज की जाती है। ब्रैकेट में लिखो
4 मिनट प्रति देशांतर रेखा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस लाइन से पूर्वी गोलार्ध की तरफ जा रहे हैं तो समय प्लस होगा, पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय माइनस होगा। क्यों होगा ऐसा? ये क्यों किया अपन ने? क्योंकि सूर्योदय हमेशा पूर्वी गोलार्ध में होता है। तो आप अगर इधर से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप उन क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी समय आगे है। जब समय आगे है तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको अपने समय को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे? प्लस। कितना बढ़ाएंगे? जितनी देशांतर रेखाएं पार करेंगे। कहाँ से? 0 से। अगर 10 पार किए तो कितने? 40 मिनट। तो 40 मिनट हमारे घड़ी के समय को हम आगे कर देंगे। तब जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ का समय और हमारी घड़ी का समय एक होगा। वरना क्या हो जाएगा? वहाँ का समय और आपकी घड़ी का समय अलग होगा। अब आप वहाँ जाके तो कहोगे नहीं कि भैया मैं तो मेरा ही समय मानूंगा, तुम्हारा नहीं मानूंगा। समय तो अपन को उन्हीं का मानना पड़ेगा। तो हमको अपने समय को आगे मैनेज करने के लिए ये कंसेप्ट उठाना पड़ेगा कि आप जब ग्रीनविच लाइन से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो आप अपने टाइम को बढ़ाएंगे, और वेस्ट की तरफ चलेंगे तो इसका मतलब आप आगे हैं, समय आपसे पीछे है, तो आपको अपना समय पीछे करना पड़ेगा। समझ रहे? मेन कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये होता है कि इस लाइन का क्या उपाय है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, एक क्वेश्चन लिखो। एक तार, तार होता है ना टेलीग्राम, टेलीग्राम सुना है नाम कभी टेलीग्राम का? तो एक टेलीग्राम ग्रीनविच नगर से किसी ए स्थान को, किसी ए स्थान को दोपहर 12 बजे भेजा जाता है। जो कि उस स्थान को शाम 6 बजे प्राप्त होता है। शाम 6 बजे प्राप्त होता है। यदि टेलीग्राम पहुंचने का समय, यदि टेलीग्राम पहुंचने का समय 12 मिनट है, 12 मिनट है, तो वह स्थान किस देशांतर पर अवस्थित होगा? तो वह स्थान किस देशांतर पर अवस्थित होगा? कि ग्रीनविच से अगर कोई हम टेलीग्राम भेज रहे हैं और वो टेलीग्राम जिस जगह गया उस समय शाम के 6 बज रहे थे, और टार को पहुंचने में समय कितना लगा? 12 मिनट। तो फिर वो अक्षा देशांतर रेखा कौन सी पर अवस्थित होगी? पूरा एक तो ये पक्का हो गया कि यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं और शाम को 6 बजे, तो 100% वो किधर गया है? पूर्व दिशा में है। अब पूर्व दिशा में कौन से देशांतर पर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको पता लगाना है। अब कैसे लगाएंगे बताओ? हैं?
मुझे तो कुछ नहीं पता, ये तो आप ही को पता लगाना है कि वो कहाँ है। हैं? हाँ, एग्जैक्ट बताओ कितना। 78 डिग्री। कौन सा 78? पूर्वी या पश्चिमी? अच्छा 70, सॉरी सॉरी, 78 डिग्री पूर्वी। एक क्वेश्चन आंसर तो आपके सामने आ गया, और किसी का? ऐसे बैठे मत रहो, प्रयास तो करो। पहले हथियार नहीं डालना है, हथियार भी डालें तो लड़के डालें, जिससे मन में ये रहे कि चाहे आंसर ही तो गलत आएगा और क्या होगा, पर ट्राई तो करो उसको निकालने का। नहीं निकल रहा? क्यों? बहुत इजी है। अब देखो, इसको सबसे पहले समझने का तरीका क्या है। पहले ये देखो कि टाइम आगे चल रहा है पीछे, उसने दो टाइम दिए हैं आपको, एक तो दोपहर 12 बजे, एक टाइम है शाम 6 बजे। दोपहर 12 बजे कहाँ टाइम है? ग्रीनविच पे, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है वो शहर को शाम को 6 बजे तार प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब शाम किधर होगी? पूर्व में। तो एक तो पक्का हो गया कि पूर्वी गोलार्ध में वो जगह है, ठीक है। अब अंतर कितना आना चाहिए? 6 घंटे का, क्योंकि 12 से 6 के बीच में कितना अंतर आया? 6 घंटे का। 6 घंटे का अंतर हमेशा ग्रीनविच से 90 डिग्री पे आता है, कि 90 डिग्री जो होगी उस पर 6 घंटे का अंतर होता है। 90 × 4 करोगे तो 6 घंटे निकलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब दोपहर को 12 बजे ग्रीनविच पे 12 बज रहे थे, तब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 6 बज रहे थे। अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता तो आंसर होता 90 डिग्री, लेकिन इसने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और कर दिया। ट्विस्ट क्या कर दिया? कि तार को पहुंचने का टाइम 12 मिनट है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनविच पे 12 बज के 12 मिनट हुए तब वो तार वहां पहुंच गया, और जब वो पहुंचा तब एग्जैक्ट कितने बजे? 6। तो एग्जैक्ट 6 बजे, तो इसका मतलब है कि वो 90 पे नहीं है, वरना 90 पे होता तो वहां भी 6 बज के 12 मिनट होते। तो अब एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 12 मिनट में कितने देशांतर पार होंगे? 3। तो 90 - 3 87। तो वो स्थान 87 डिग्री पर है पूर्वी देशांतर पर, क्योंकि जैसे ही 12 मिनट एक्स्ट्रा हुए तब उसमें शाम को 6 बजे, 90 पे शाम 6 बज गए थे, लेकिन वो क्योंकि 12 मिनट बाद 6 बज रहे हैं, तो इसका मतलब 90 से वो पश्चिम की ओर है। तो उस का आंसर क्या हो जाएगा? 87 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 6 घंटे कैसे निकले? ये देखो, ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री को आपको हमेशा लॉजिकली याद रखना है कि 90, 0 से 90 का बीच का जो अंतराल होता है ना, वो 6 घंटे का होता है। चाहे वो इधर देख लो, ये पश्चिमी देशांतर, तो ये याद रखने की बात है कि एक देशांतर पार करेंगे तो 4 मिनट लगेंगे, तो 90 करेंगे तो कितना होगा? तो 90 × 4 कितना हो गया? 360। 360 को घंटे में बनाएंगे तो 12, सॉरी 6 घंटे।
12 जगह 36 होता है ना, तो 6 घंटे। तो ये याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये चीज़ तो ध्यान रखो कि 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर 0 डिग्री से हमेशा 6 घंटे आगे और पीछे रहते हैं। ये तो एक कॉमन लॉजिक है। अब यहाँ पे क्या है कि ग्रीनविच शहर यहाँ है, ये स्थान यहाँ पर है मान लीजिए। तो जब 12 फिक्स यहाँ बज रहे हैं तो यहाँ पे शाम के 6 होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें उसने ट्विस्ट क्या दिया, उसने ये कहा कि जब तार पहुंचा कहाँ से, यहाँ से यहाँ केबल के थ्रू, वायर के थ्रू चलता है, तो उसको 12 मिनट लग गए। तो 12 मिनट बाद में जैसे वो तार इस जगह को प्राप्त हुआ, यहाँ तार घर को जो प्राप्त हुआ, उस समय घड़ी पे 6 बजे। तो इसका मतलब ये है कि वो स्थान 90 डिग्री पे नहीं है, क्योंकि वहाँ तो 6:12 होंगे। तो एग्जैक्ट 6 कब बजे, इसके पीछे इधर। तो अब 3 देशांतर हमने लेस कर दी, तो 87 डिग्री पे 12 मिनट बाद में 6 बजेंगे, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लो 87 डिग्री पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया या नहीं आया? तो आपको जब भी वो टाइम को लेकर क्वेश्चन देंगे, ये याद रखना इसमें हमेशा ग्रीनविच टाइम जरूर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन दूं कि कोई ए स्थान है ना, और वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो उसका ग्रीनविच से समय आगे रहेगा या पीछे रहेगा? आगे रहेगा। कितने घंटे आगे रहेगा? 82.5 डिग्री पे कोई जगह है, तो ग्रीनविच पे यदि दोपहर के 12 बजते हैं तो 82.5 डिग्री पर उस समय क्या समय होगा? 5.5 घंटे। तो 82.5 को 5 से गुणा कर लो। अब पूर्व में तो आगे हो जाएगा, पश्चिम में तो पीछे हो जाएगा। सीधा सा तरीका होता है। और वो जगह कहाँ है? भारत। अपन जो है वो उसी, तो अपना समय इससे 5.5 घंटे आगे रहता है। तो आपको ये देखना है कि हम पूर्वी गोलार्ध में हैं या पश्चिम में। हमेशा आपको रेफरेंस टाइम जरूर देगा ग्रीनविच, कि ग्रीनविच पे इतने बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा। तो फिर आपको पहले टाइम कैलकुलेट कर लो, फिर ये देख लो पूर्व में या पश्चिम में, और फिर उसको लेस कर दो या प्लस कर दो। सीधा से इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्योंकि अपन पूर्व में तो आगे, वही अमेरिका है तो पीछे, ठीक है। अब इसमें आगे लिखो, नेक्स्ट टाइम लिखो ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा वर्तमान में निम्नलिखित 8 देशों से होकर गुजरती है। वर्तमान में निम्नलिखित 8 देशों से होकर गुजरती है। अब उनके नाम लिख लो, उत्तर से दक्षिण पे चलेंगे एक एक लाइन पे, ऐसे नहीं सामने लिख देना। नंबर फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड फ्रांस, थर्ड स्पेन, फोर्थ अल्जीरिया, फिफ्थ माली, सिक्स्थ
बुर्किना फासो, 7th टोंगा और 8th घाना। ये 7 देश हैं जिसपे से ये लाइन निकलती है। घाना, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन है कुल कितने देश हैं, 8 हैं, ठीक है। अब इसमें पहले जो 3 देश हैं ये यूरोप महाद्वीप के हैं, यूरोप महाद्वीप के। ये जो 5 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीनविच रेखा सर्वाधिक किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका, ठीक है। कुल कितने, 5। अगर यूँ आ जाए कि कुल कितने महाद्वीपों से होकर निकलती है, 3। अब इसमें एक और लिखो, एक होता है अंटार्कटिका, तो इसमें लिखो कि ग्रीनविच रेखा कुल 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, कुल 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ठीक है। कल मिलते हैं फिर आपसे, धन्यवाद।